Fundamental rights are placed in Part 3 of the Constitution from Article 12 to Article 35। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा पूरा संविधान 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उनमें से पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स दिया है, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट एनी इन्वेजन बाय द स्टेट, प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटेरियन एंड डिक्टेटोरियल रूल इन द कंट्री। तो फंडामेंटल राइट बेसिकली लोगों को ये अधिकार देता है कि अगर सरकार कोई ऐसा नियम बनाए या कोई ऐसा कानून आए जो कि उनकी जो मूलभूत जो उनके अधिकार हैं, जो एक व्यक्ति को डिग्निटी से अपने जीवन को बिताने के लिए आवश्यक होते हैं, अगर उनका हनन हो रहा है या उनको किसी प्रकार से प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स उसके खिलाफ प्रोटेक्शन देता है हर व्यक्ति को जो इस देश का नागरिक है। और कुछ अधिकार फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं। दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कंट्री। और ये सभी अधिकार बहुत आवश्यक हैं देश और किसी व्यक्ति के विकास के लिए। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स, ओरिजिनली मतलब ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 26 जनवरी 1950 को 7 फंडामेंटल राइट्स थे। जहां भी ओरिजिनली आए उसका मतलब यही होता है ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। तो राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 9 से आर्टिकल 30। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। इनमें से आर्टिकल 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। और इसे पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के अंतर्गत एक लीगल राइट बना दिया गया है। Therefore, at present there are only 6 fundamental rights। तो अभी केवल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। The fundamental rights are justiciable, allowing person to move the court for their enforcement if they are violated। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो व्यक्ति को अधिकार देते हैं कि अगर उनका किसी प्रकार से वायलेशन हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? फंडामेंटल राइट्स का गारंटर और डिफेंडर है। अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 20 एंड 21 अदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के समय सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो आर्टिकल 19 को भी नेशनल इमरजेंसी के समय सस्पेंड किया जा सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगी है। अगर आर्म्ड रिबेलियन के कारण लगी है तो इसको भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 को एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन एन एरिया इफ मिलिट्री रूल इज इम्पोज्ड टू रिस्टोर पीस एंड ऑर्डर। अगर किसी एरिया में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलिट्री रूल लगा हुआ है तो वहाँ पर भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। दे आर नॉट sacrosanct और परमानेंट। द पार्लियामेंट कैन curtail और रिपील देम बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड नॉट बाय ऑर्डिनरी एक्ट। तो ये sacrosanct या परमानेंट नहीं है, इनको पार्लियामेंट कम कर सकती है या हटा सकती है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। इनको ऑर्डिनरी लॉ से नहीं पास कराया जा सकता, इनको ऑर्डिनरी एक्ट से नहीं हटाया जा सकता। आर्टिकल 12 डिफाइन द टर्म स्टेट फॉर पर्पस ऑफ पार्ट 3। तो आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 स्टेट की डिफिनीशन देता है और ये स्टेट की डेफिनेशन केवल पार्ट 3 के लिए है। मतलब पार्ट 3 में जहाँ भी वर्ड स्टेट का प्रयोग होगा उसकी मीनिंग यहाँ पे दी हुई है। इसके बाहर अगर कहीं स्टेट दिया है तो उसके लिए अलग मीनिंग होगी, जो कि
अलग आर्टिकल में कहीं दी होगी। अकॉर्डिंग टू इट स्टेट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत सारी गवर्नमेंट और उसके अंतर्गत काम करने वाली एजेंसीज ये सभी स्टेट के अंतर्गत आती हैं। तो गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट, आपकी स्टेट असेंबलीज, म्यूनसिपैलिटीज़, ये सभी और जो भी आपकी एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं, सभी स्टेट के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वाइड। आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी आर्टिकल ऐसा है जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ या फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो वो अमान्य होगा। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज। तो आर्टिकल 13 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कोई लॉ नहीं है, इसीलिए उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट इन केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस 1973 बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशव नंदा भारती केस जो था तो केशव नंदा भारती केस 1973 बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन दिया था, जिसके अनुसार अगर कोई भी रूल या लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम इन फंडामेंटल राइट्स को और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।